सीयूटी में आपका जो भी स्कोर रहा हो यहाँ पे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे डीयू में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको डीयू के सीएसएस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर साल बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं एंड यहाँ पे स्कोर अच्छा होने के बाद भी सीयूटी के अंदर यहाँ पे उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सीएसएस जो प्रोसेस है उनको नहीं समझा होता। तो यहाँ पे आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे आपके कि कैसे आपको फिल करना है डीयू के सीएसएस प्रोसेस को, और साथ ही हम बात करेंगे किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रेडी रखना है, और साथ ही क्या फेज होने वाले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो फॉर्म फिलिंग होती है ना सीएसएस की, थोड़ी लेंथी होती है। देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपको हर एक चीज देखनी पड़ेगी। तो मैं आपसे सबसे पहले एडवाइस करूंगा इस वीडियो को आराम से देखो एंड साथ में जो फॉर्म फिलिंग है वो लेके बैठो, और कोई भी डाउट रहता है ना तुरंत कमेंट कर देना, मैं यहाँ पे रिप्लाई आपको तुरंत आपको यहाँ पे रिप्लाई बैक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके सीएसएस एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखो सबसे पहली बात, मेरे ख्याल से अब तक आपको बहुत वीडियो आपने देख ली होगी डीयू के सीएस प्रोसेस के बारे में, जिसमें आपको बताया गया होगा कि ये जो प्रोसेस है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अलग से आपको फिल करना होता है। यहाँ पे डीयू के लिए फॉर्म आपका सीयूटी का एग्जाम आपने दिया वो बिल्कुल अलग चीज थी, अब आपके पास स्कोर कार्ड आ चुका है, ठीक है, रिजल्ट आपका आउट हो चुका है तो स्कोर कार्ड आपके पास होगा। अब यहाँ पे आपको अलग से जो है इसका फॉर्म फिल करना होगा। जो पैसे रहते हैं यहाँ पे जनरली वो 250 से आपकी कैटेगरी के 100-150 रुपए, एंड जो आपके जनरल के बच्चे हैं उनके लिए 250 रुपए फीस आपको पे करनी होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आज की वीडियो में बात करेंगे आपके कि क्या होता है सीएसएस प्रोसेस, प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है आपको, एलोकेशन रूल क्या होता है, और साथ ही यहाँ पे कैसे यहाँ पे आपका सीट जो है वो एलोकेट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे आपकी सबसे पहले पोर्टल के बारे में, ठीक है। अभी नया पोर्टल आपका यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे इसको आपको चेक करना है एंड साथ ही यहाँ पे जो आपको फीस भरनी है ये भरनी है आपकी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए एंड एसटी एससी पीडब्ल्यू के लिए यहाँ पे आपका 100 रुपए, ठीक है। तो ये फीस ज्यादा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप इजिली आप इसको भर पाओगे। अब यहाँ पे आपका एडवाइस ये रहता है सबसे पहले कि यहाँ पे जितने भी एडवाइस वाला कॉलम है ना, इसको अच्छे से देखना कि यहाँ पे आपको लास्ट डे का वेट नहीं करना आपको, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले जैसे ही फॉर्म आउट हो, ऐसे नहीं कि तुरंत भरना है, ठीक है। 1 से 2 दिन का टाइम लो, समझो चीजों को, डॉक्यूमेंट को रेडी करो एंड उसके बाद तीसरे या चौथे दिन आपको यहाँ पे फॉर्म फिलिंग यहाँ पे स्टार्ट करनी है। तो ये गलती भी नहीं करना कि फॉर्म आउट हुआ भरने बैठ गए भाई कि भाई अब तो खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो पहले फॉर्म भरते हैं उनका एडमिशन पहले मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। ऐसा यहाँ पे आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि डेडलाइन तक वेट मत करना, नहीं उससे पहले आप फॉर्म को फिल कर लेना, ठीक है। तो हर चीज रेडी करने के बाद ही फॉर्म फिल करना, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आगे प्रोसेस रहने क्या वाला है। देखो सबसे पहले चीज यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आपने सीयूटी का स्कोर कार्ड लिया, उसके थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा सीयूटी के अंदर एंड उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास प्रॉपर यहाँ पे 3 फेज का ऑप्शन आपको होगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या लॉन्च करेंगे वो लोग आपका फेज 1 आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। फिर सेकंड होगा यहाँ पे आपको प्रेफरेंस फिलिंग का, और थर्ड फेज होगा यहाँ पे जो आपके राउंड्स आपके आउट होंगे। तो जैसे ही आपका यहाँ पे डीयू सेमिनार करने वाला है एंड इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर जो आपकी पूरी टाइमलाइन है ये आपका आउट हो जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आपका, जिसके अंदर प्रॉपर राउंड 1 कब होगा, राउंड 2 कब होगा, कब तक फॉर्म फिलिंग की टाइमिंग होती है, कब यहाँ पे आपका स्पोर्ट राउंड होगा, पूरी जो लिस्ट होगी ना ये यहाँ पे आपका आउट किया जाएगा। उसके अंदर आपको टाइम टेबल जैसे आपका डे शीट आउट होता है उस तरह से आपको यहाँ पे रहने वाले, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फेज 1 के बारे में। तो सबसे पहला जो फेज 1 होगा ना, इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जो भी डिटेल यहाँ पे आप फिल कर रहे हो इसके, जैसे कि आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, यहाँ पे मदर्स नेम हो गया, आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, यहाँ पे डीओबी आपका, ये आपको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि एक बार आपने फिल कर दिया तो कुछ डिटेल यहाँ पे आप एडिटिंग बाद में नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपने मान के चलिए फिल कर दिया, तो बाद में जो आपकी विंडो आउट होती है एडिट करने के लिए कि कुछ गलती कर दी वो ठीक करने वाला, उसमें ये चीजें आप ठीक नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि जो स्पेलिंग वाली चीज है ये अच्छे से चेक कर लेना एंड कैटेगरी वाले पहले से आप अच्छे से फिल कर लेना कि भाई अगर आप ओबीसी से आते हो तो पहले ही फिल कर लेना। ये नहीं कि बाद में आपने सोचा कि यार मेरा तो ओबीसी भी लग सकता है, तो ये गलती मत करना यहाँ पे। तो इसको आपको मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि ये चीज आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और 2 चीज आपको ध्यान रखनी, सबसे पहले एक मेल आईडी अपनी बना के रख लो अगर है नहीं तो, और दूसरा फोन नंबर एक्टिव वाला अपने पास रेडी रख लो, क्योंकि मेल आईडी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाद में डीयू आपसे जब भी कॉन्टेक्ट करेगा वो आपको कॉल नहीं करता, वो आपको मेल करता है। जैसे मान के चलो कि आपके किसी राउंड में एडमिशन हो गया तो आपको वेरीफाई के लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे डीयू आपको मेल के थ्रू करेक्ट करेगा कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए वाला, तो मेल के थ्रू मुझे भेज दो। तो मेक श्योर करना है कि मेल आपको वही वाला हो जो यहाँ पे आपका एक्टिव हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।
अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपका ये प्रॉपर प्रोसेस है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको विंडो के अंदर जैसे ही आप पोर्टल पे आओगे उसमें आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक आपका लॉगिन का सबसे ऊपर, ठीक है, क्या आएगा लॉगिन का, और दूसरा यहाँ पे साइड में लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपका, ठीक है। अब इस पे आपको क्या क्लिक करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप पहली बार रजिस्टर करने वाले हो, तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे जो है ये पोर्टल के थ्रू यहाँ पे 2026 वाला जो पोर्टल होगा इसमें आपको फिल कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया आपके पास आएगा सबसे पहले आपको CUET UG 2026 का एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर पाओगे और जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सेम होगा जो आपने यूज किया था आपके CUET पोर्टल को फिल करते वक्त, ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने बताया आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना, यहाँ पे आपको OTP आएगा, तो मेक श्योर करना है कि जो फोन नंबर आप देने वाले हो वो अच्छे से देना, जो आगे आपका लॉन्ग टर्म में यूज होने वाला है पूरा एडमिशन प्रोसेस तक। तो मेक श्योर करना है कि यानी कि बाद में कोई रैंडम नंबर दे दिया कि भाई, और ये एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कई बच्चे जो है ना साइबर कैफे जाके फॉर्म फिल करवाते हैं, मेक श्योर करो कि उनके नंबर नहीं होने चाहिए यहाँ पे आपका। एक तो उनका बैंक अकाउंट डिटेल मत फिल करने देना, ठीक है, आपको अपना बैंक अकाउंट देना, अगर नहीं है आपके पास अपना तो पेरेंट्स का दे देना, और दूसरा यहाँ पे अपना आपको फोन नंबर देना है और यहाँ पे अपना आपको ईमेल आईडी देना है। अगर आपके पास अपना खुद नहीं है फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी तो मेक श्योर करना है कि पेरेंट्स का देना है, क्योंकि यहाँ पे जो बातें होगी ना ये आप मेक श्योर करना है कि आपको वो आपकी ईमेल आईडी से हो और आपके फोन नंबर से हो। साइबर कैफे पे डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि भाई वो कह देंगे बाद में कि मेरे को नहीं पता। ऑब्वियसली बात है भाई, उनको फॉर्म भरना था, उन्होंने भर दिया आपका, लेकिन बाद में जिम्मेदारी उनकी नहीं होती है, तो मेक श्योर करना कि उनकी गलती की वजह से आप सफर ना करो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो जैसे आपने ये फिल किया होगा, यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आपने फिर क्या करना है वापस से, अब आपने क्योंकि रजिस्टर कर लिया है तो यहाँ पे आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे अब आपका यहाँ पे पहला सेक्शन आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या रहने वाला है पहला सेक्शन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो आपकी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। इसी की मैं बात कर रहा था कि बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका पेरेंट्स नेम, ठीक है, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप किस कैटेगरी से आते हो, OBC ST SC या फिर फिर जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल, ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल, जो कि मैंने बता दिया आपको क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बाद में जो भी रिफंड आएगी, लेट्स सपोज आपका एडमिशन हो जाता है किसी कॉलेज के अंदर, बाद में आप कहते हो कि नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना, मैं विड्रॉ करवाऊंगा, मैं कहीं और एडमिशन लूंगा, तो जो पैसा आप भर चुके होगे वो पैसा कहाँ पे आएगा, वो आएगा इस वाले बैंक अकाउंट में। सो मेक श्योर कि इसको आपको अच्छे से फिल करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो है ना जितने भी आपने ये सर्टिफिकेट वगैरह लिए होंगे बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे, सो मेक श्योर कि आपको कैटेगरी वगैरह पहले ढंग से फिल कर लेना है, जो भी कैटेगरी आपकी, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने ये सारी डिटेल फिल कर दी। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एकेडमिक सिलेक्शन करना होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्लास 10th और 12th की मार्कशीट वगैरह देने होंगे, उनके नंबर्स देने होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा, जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हो ना, जो भी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर रहे हो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहली चीज जो क्लास, ठीक है, 10th है, ठीक है, क्लास 10th है, इसकी जो है प्रॉपर मार्कशीट और मार्कशीट खोल के बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्पेलिंग होगी ना, जो क्लास 10th के आपके फादर नेम में जो स्पेलिंग है, मदर नेम में जो स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ जो वहाँ पे, ये क्लास 10th का सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है ताकि आपके वो चीजें मैच कर सके। जो यहाँ पे होगा सेम आपको लिखना है, ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही हर जगह अलग अलग यहाँ पे नेम स्पेलिंग डाल दिया, ऐसे नहीं करना। जो डिटेल यहाँ पे होगी क्लास 10 सर्टिफिकेट के अंदर सेम यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यों आपको यहाँ पे जो क्लास 12th के मार्क्स है ये पूछे जा रहे हैं आपसे। आपको सवाल हो सकता है कि भाई CUET ले लिया, क्यों क्लास 12th के नंबर पूछ रहे हो, पहले तो आपने बोला कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पता है, मान के चलो कि एक बच्चे का यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, उसके आए 500 नंबर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरे बच्चे की भी आए 500 नंबर, अब दोनों का यहाँ पे एडमिशन उस कॉलेज में हो सकता है, लेट्स सपोज एक कॉलेज कोई आपका। अब यहाँ पे इस केस में क्या होने वाला है, इस केस के अंदर क्योंकि दोनों के नंबर सेम है तो यहाँ पे अब रूल लगेगा टाई ब्रेकिंग रूल आपका, ठीक है। क्या लगेगा आपको यहाँ पे, टाई ब्रेकिंग रूल लगेगा इसके अंदर, जिसके अंदर अब ये होने वाला है जो आपके क्लास 12 के नंबर होंगे वो आपके यहाँ पे देखे जाएंगे और क्या होगा उसके बाद यहाँ पे जिसके नंबर उसमें ज्यादा होंगे उसको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये रूल आपका लास्ट में काउंट होता है। सो मेक श्योर करना है कि इसको आपको अच्छे से फिल करना है, किसको, अपने यहाँ पे क्लास यहाँ पे 12th के नंबर को, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि आपको अच्छे से फिल करना है ताकि आपके यहाँ पे मिस्टेक ना हो। कहीं आप सोचोगे नंबर काउंट नहीं होता मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ऐसा मत करना भाई, आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और प्रॉपर सेक्शन है ना थ्योरी का प्रैक्टिकल का अच्छे से फिल करना, वो आपको ऑप्शन अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपने फिल कर लिया और इन सब डॉक्यूमेंट है, क्लास 10th हो गया, 12th हो गया,
और आपका जो स्कोर कार्ड हो गया, इनको स्कैन करके रख लेना फोन में, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज की जो आपको पीडीएफ बाद में अपलोड करनी होगी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। सो मेक श्योर करना है कि इसको आप यहाँ पे स्कैन करके अपने पास रख लेना, ताकि जब आपको लास्ट में अपलोड करना हो तो दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं आपके स्पोर्ट। अब इसके बाद जो आपका फोर्थ जो आएगा सिलेक्शन का, इसमें आएगा जो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स के थ्रू आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए ये बच्चों का यहाँ पे कि आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है, ये सब चीज सबमिट करना, सेलेक्ट करना ऑप्शन कि भाई किस स्पोर्ट्स से आप आ रहे हो, बास्केटबॉल हो गया, क्योंकि डीयू के अंदर जो है ना यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, तो ये वाली चीज आपके लिए रहने वाली है। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स है तो इनके लिए ये रहने वाला है, ठीक है। कोई डाउट रहता है आपको भी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला एक्स्ट्रा ईसी है आपका। अब इसमें कौन कौन आते हैं यहाँ पे आपके, अब पता होना चाहिए यहाँ पे आपको कि डीयू के अंदर जो एडमिशन है प्रॉपर यहाँ पे 14 ईसी कैटेगरीज है यहाँ पे, जैसे कि कोई हो सकता है कि राइटिंग में अच्छा हो उसके थ्रू आ रहा हो, ठीक है, कोई म्यूजिक में अच्छा हो उसके थ्रू आ रहा हो। तो जितने भी आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया होगा पहले अच्छे लेवल पे, जोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो उसके सर्टिफिकेट आपके काउंट होंगे। एंड यहाँ पे जो है ना प्रॉपर यहाँ पे आपका उसके थ्रू भी आपका एडमिशन जो है वो होता है। उसमें जो आपके यहाँ मार्क्स होते हैं वो कम मार्क्स में भी आपका एडमिशन पूरा होता है। तो मेक श्योर करने की ऐसा नहीं कि स्कूल में कुछ खेला उसको लगा रहे हो, नहीं, प्रॉपर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लगाना है, ठीक है। अब आते हैं अगला डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, देखो ये वाली चीज है ना, भूलनी नहीं गलती से भी इसको आपको एडवाइस को, कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड द लेटेस्ट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, द सेम विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन। जो आप अपलोड करने वाले हो ना बाद में, जो आप कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो जो आप कॉलेज लेके जाओगे पहले दिन, उसमें भी आपको एक काम आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है आपका प्रॉपर आपको अपलोड करना है। एंड सेम आपके यहाँ पे रहने वाला है आपके यहाँ पे ST SC OBC EWS के लिए, और मेन यहाँ पे OBC NCL और EWS का होता है, क्योंकि इन्हें हर साल यहाँ पे रिन्यू करवाना पड़ता है सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक डेट के बाद 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट है ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको यहाँ पे रिन्यू करके चलना पड़ेगा। बाकी समझ गए आप कि जितने भी आपकी कैटेगरीज है इन सब के सर्टिफिकेट्स आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। अब ये सब कर लोगे आप यहाँ पे, ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, जो भी आपका यहाँ पे मान के चलो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, जिसका जो आपको फॉर्म का लिंक है आप कमेंट कर देना अगर आपको अंडरटेकिंग चाहिए। जैसे कि आपका लेट्स सपोज मानते हैं कि आपके पास अभी OBC सर्टिफिकेट नहीं आया है, आने वाला है 10 से 15 दिन में, तो आपको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा कि भाई मेरा सर्टिफिकेट आने वाला है 10 से 15 दिन में, ये उसका स्लिप है, तो मुझे इस फॉर्म को फिल करने में, मतलब अभी ये डाल देता हूँ मैं, बाद में जैसे आएगा वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप कर सकते हो, बट मेक श्योर करना है कि इसमें प्रॉपर आपको वो प्रॉपर जो स्लिप है और जो फॉर्म है आपको जो डॉक्यूमेंट के अंदर दिया गया है वो आपको फिल करके देना पड़ेगा। और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट आएगा तो कॉलेज में जब आपका फर्स्ट राउंड आएगा, सेकंड राउंड आएगा, जब अलॉट हो जाएगा उस टाइम से पहले आपको ये चीज रेडी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको ये जो फॉर्म है जो मैंने बताया था, आपको मेल ID आएगी आपके पास में, तो मेल के थ्रू वो कनेक्ट करेंगे कि भाई आपका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट नहीं है, ये मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आपको मैसेज करेंगे मेल के अंदर। तो वो जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी देन वो यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इस चीज के लिए आप पेरेंट्स से बात कर लेना कि भाई सर्टिफिकेट रेडी रखने के लिए यहाँ पे बहुत जरूरत होने वाली है इस चीज का आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड कर दिया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, फिर यहाँ पे लास्ट में आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ये लास्ट मौका होता है आपको चेंज करने का, इसका पेमेंट करना होगा। तो ये जितने भी चीजें हैं आप यहाँ पे ये प्रॉपर आप चेक कर लेना। एंड कोई भी डाउट रह जाता है यहाँ पे, और एक एडवाइस दूंगा आपको, अपने साथ में किसी बड़े भाई बहन या फिर पेरेंट्स को बैठा लेना, एक बार फॉर्म फिल कर लो, उसको दिखा देना उनको, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने फॉर्म फिल किया है, प्लीज एक बार स्पेलिंग चेक कर लो एंड वो चीजें, क्योंकि कई बार आप देख रहे होते ना, आप वापिस से देखोगे गलती नहीं दिखाई देगी आपको, लेकिन कोई तीसरा या दूसरा इंसान देखेगा तो उसको पता चल जाएगा भाई ये स्पेलिंग गलती की तूने, ये आप मेरी स्पेलिंग गलती की है, तो ये चीजें उनको पता चलेगी। तो मेक श्योर करना है किसी को बातें फॉर्म एक बार दिखा देना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से भरना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 घंटे में कंप्लीट करना है, कुछ टाइमलाइन नहीं होती, फॉर्म आप आराम से भर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। और हर स्टेप के बाद सेव का ऑप्शन क्लिक करना, ताकि जितनी भी चीजें आपने पहले फिल की होगी वो आप यहाँ पे सेव होता रहेगा आपका, ठीक है। तो प्रीव्यू हो गया यहाँ पे आपका। एंड यहाँ पे फाइनल सबमिशन करने के बाद जितनी भी चीजें होगी, फी वगैरह आपको यहाँ पे, ठीक है, पे करना है प्रॉपर आपको। आप फी पे कर सकते हो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से, ठीक है, जो 250 और 100 रुपए फीस है वो यहाँ पे आप पे कर दोगे। एंड यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। आपका फेज 1 अभी आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है, फेज 1 फिल हुआ है। अब जैसे आपको ये कंप्लीट होगा, अब स्टार्ट होगा यहाँ पे आपका फेज 2, जो कि कुछ दिनों बाद आता है। ऐसा नहीं है कि वो एक साथ दे देंगे आपको फेज 1 फेज 2, पहले फेज 1 आएगा, फिर कुछ दिनों बाद वो फेज 2 लॉन्च करेंगे और फेज 1 चलता रहेगा। तो फेज 2 क्या होने वाला है यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा, अभी तक हमने कॉलेज
सिलेक्ट की बात नहीं की कि भाई कौन सा कोर्स आपको करना है, कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, ये बात नहीं करी हमने। अब वो आएगी फेज 2 के अंदर। अब फेज 2 के अंदर आपको होने वाला है यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग आपका। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैंने पहले ही बात की थी कि डीयू आपको ये बोलता है कि जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा वही सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना है यहाँ पे सीयूटी के अंदर, ताकि आप एलिजिबल हो सको यहाँ पे डीयू के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, मैं बहुत दिन से पहले बताते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट होना जरूरी है कि यहाँ पे उन्होंने कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे रखे हैं। लेट्स सपोज कि किसी बच्चे ने, हो सकता है कि बायोलॉजी ना पढ़ाओ लेकिन बायोलॉजी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो वो भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, वो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल भी उन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और जो यहाँ ध्यान रखना है कि जनरल टेस्ट जो होगा ना वो किसी से मैप नहीं होगा, वो अलग रहेगा आपका, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है वो आपके प्रॉपर मैप होने चाहिए कि हाँ भाई क्लास 12 में आपने ये पढ़ा और मैंने इसका एग्जाम दिया। फिर क्लास 12 में मैंने, लेट्स सपोज करते हैं कोई बच्चा आर्ट से, ह्यूमैनिटीज से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसने ऑब्वियस सी बात है क्लास 12 में हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो मैप करने के लिए सेम सब्जेक्ट आपके आगे क्या कर देगा कि मैंने सीयूटी का एग्जाम हिस्ट्री में भी दिया था। फिर उसने पॉलिटिकल साइंस दिया होगा, सेम पॉलिटिकल साइंस में देगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि हिस्ट्री दिया है, पेपर देकर आ गया सीयूटी का साइंस का, तो वो कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे, वो फिर वहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई कि सब्जेक्ट मैपिंग आपको क्या रहने वाला है कि जो आपने क्लास 12 में पढ़ा वो आप लिखोगे, एंड जो आपने सीयूटी का एग्जाम दिया वो यहाँ पे आप लिखोगे, और जनरल टेस्ट तो आपको लास्ट में ऐसे ही आएगा क्योंकि वो किसी से मैप नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया वो चीजें। कोई भी डाउट रहता है पूछ लेना, गलती मत करना बस फॉर्म फिलिंग के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ पे आपका प्रॉपर आपका प्रेफरेंस फिलिंग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं यहाँ पे आपके पास, आपको ये पता है कि आपके पोर्टल के अंदर ये लिखा हुआ जाएगा कि भाई आप कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, कौन कौन से यहाँ पे आप कोर्स के लिए एलिजिबल हो मेनली आपका, एंड क्या क्या यहाँ पे कॉलेज के ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। अब इसको फिल कैसे करना है ये बड़ी चीज है आपके लिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये प्रॉपर यहाँ पे ना आपके पास प्रॉपर डैशबोर्ड आएगा जिसमें यहाँ पे लिखा होगा कि भाई आपने, क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट मैप किया था तो यहाँ पे आप इंग्लिश ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो, लेट्स सपोज करते हैं आप यहाँ पे इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल हो, ये प्रॉपर ऐसा आएगा, ठीक है। इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल साइंस एलिजिबल हो यहाँ पे आपका, तो इस तरह से आएगा आपको। तो आप ये देखना है आपको कि आपको कोर्स करना कौन सा है, ठीक है। मैंने एक पहले ही बताया था कि लिस्ट स्टडी रखना है अपने पास में कि आपको कोर्स करना कौन सा है, किस कोर्स में आपको अप्लाई करना है, वो चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे आपकी। देन अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से कॉलेज को प्रेफरेंस करना पड़ेगा। अब कई बच्चों का माइंडसेट सेट होता है जैसे जो कॉमर्स से आते हैं कि भाई मुझे पहले बीकॉम ऑनर्स रखना है, फिर बीकॉम प्रोग्राम रखना है, देन बीकॉम प्रोग्राम के अंदर मुझे कॉम्बिनेशन वाले कुछ कोर्स रखने हैं, और यहाँ पे मेरा सेट है सीन। कई बच्चे होते हैं जिन्होंने जीटी दिया होता है और उनके पास मैथ्स भी होती है, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं आपके जो बीबीए एफआईए होता है और बीएमएस के लिए, तो वो भी भर देते हैं, ठीक है। तो यह आपको उसके हिसाब से यहाँ पे फिल करना होगा। और प्रेफरेंस फिलिंग के लिए तो मैं प्रॉपर एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा प्रॉपर आपके प्रेफरेंस फिलिंग को लेकर के, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। आई होप कि आपको तब तक समझ आ गया होगा। जिन बच्चों को आ गया अगर आप कमेंट कर देना, हाँ भाई ठीक है मुझे यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब ये बस मैं आपको एडवाइस दूंगा, यहाँ पे जो आपकी रैंकिंग है ना कॉलेज की, वो गलती से भी किसी भी एनआईआरएफ रैंकिंग में भरोसा मत करना, ठीक है। क्योंकि उसमें एसआरसीसी आपका यहाँ पे 10 से नीचे रैंक पे आता है, ठीक है। मतलब नीचे मतलब 11वें या फिर 15-16 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन जो कुछ कॉलेज है डीयू के, जो मतलब मैं उसको बुरा नहीं बोलूंगा लेकिन वो एसआरसीसी इतने वर्थ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फिर उससे अच्छे रैंक पे आते हैं। तो कहीं आप ये गलती ना कर दो या पेरेंट्स आपको ये ना बोले यार रैंकिंग चेक करते हैं कि इसमें रैंकिंग जिसकी होगी वो डाल देंगे, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि यहाँ पे जो रैंकिंग है वो किसी और वजह से डिसाइड होता है कि भाई क्या फैकल्टी है, क्या अलग अलग चीजें डिसाइड होती है, फैक्टर अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको उस रैंकिंग को भरोसा नहीं करना, आपको ये देखना है, सीनियर से बात करना है आपको, है ना। एंड जो हम लोग बोलेंगे आपको कि भाई ये कॉलेज आपके लिए वर्थ है, एंड जिसके बारे में आपने सुना होगा बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि कॉमर्स के लिए एसआरसी नंबर 1 पे। अब रैंकिंग के अंदर अगर वो 19 पे आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बुरा हो जाएगा, हर बच्चा एसआरसी के लिए आएगा, तो कट ऑफ हाई होगी वो एसआरसीसी की ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमने बात कर ली यहाँ पे आपके प्रोग्रामर्स कॉम्बिनेशन की, ठीक है। आपको प्रॉपर फिल करना होगा, ठीक है, क्या क्या कोर्स में आप एलिजिबल हो। एंड यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रोग्राम के ऑप्शन आने वाले, तो कंफ्यूज हो सकते हो आप यहाँ पे, तो मेक श्योर करना है कोई भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हो आप, ठीक है। बाकी मैं अलग से एक प्रॉपर जो प्रेफरेंस फिलिंग है, प्रोग्राम फिलिंग बेसिकली आपका, इसके ऊपर वीडियो में आपको लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे आपके, जिसमें रहने वाला है यहाँ पे आपका प्रेफरेंस सिलेक्शन का, जो कि आप प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है, फिल कर पाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। बाद में ना यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है यहाँ पे, कि एक बार आपने यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग कर दी, मान के चलते हैं कि आपने प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर 150 या फिर 200 कॉलेज फिल कर दिए, ठीक है। आपने रैंकिंग रखा होगा 1 2 3, मैं इस कोर्स को यहाँ रखूंगा, इस कॉलेज को मैं यहाँ रखूंगा, इसको यहाँ रखूंगा, इसको यहाँ रखूंगा। आपने इस तरह से यहाँ पे 200 कॉलेज तक यहाँ पे आपने फिल कर दिया, ठीक है, 200 कॉलेज तक फिल कर दिया। अब एक बार आपने फिल कर दिया, बाद में जब आपका राउंड 1 आएगा, लेट्स सपोज करते हैं जब आपका राउंड 1 आएगा या फिर आपका राउंड 2 आएगा, यहाँ पे आप डिलीट नहीं कर पाओगे प्रेफरेंस को। और गलती से बच्चे क्या करते, कई बार प्रेफरेंस फिल किया, गलती से 5वें नंबर पे बहुत बेकार कॉलेज डाल दिया,
तो अगर आपको वो कॉलेज मिल गया तो आप फिर उसके नीचे वाले प्रेफरेंस में नहीं जा पाओगे, फिर उसके ऊपर में जब कट ऑफ मैच होगी तभी जा पाओगे। इस बात को ध्यान रखना है। और लास्ट में बहुत ऊंची गलती हुई थी ये वाली, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार प्रेफरेंस फिल करने के बाद एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बाद में आपके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा डिलीट और यहाँ पे प्रेफरेंस को ऐड करने का। तो पहले बार आपको ऑप्शन मिल रहा है भाई भर देना मैक्सिमम प्रेफरेंस। डीयू भी आपको हर बार बोलता है, और अभी वो आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें वो बोलेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम आपको प्रेफरेंस मैक्सिमम कोर्स भर दो, क्योंकि भरने में पैसे नहीं लग रहे। डीयू ये नहीं कहता कि भाई मैं हर कोर्स के लिए पैसे लूंगा जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में होता है, ऐसा नहीं है। जितने कोर्स अब अगर आप एलिजिबल हो 300 में 250 में 500 में भर दो भाई, बच्चे करते हैं ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे चांस होने चाहिए कि भाई आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अगर एलिजिबल हो तो भर दो भाई, कट ऑफ मैच होगी मिल जाएगा। वो लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि जाना ही नहीं जाना, लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम कोर्स में भरना है, क्योंकि बाद में आपको एडिशन करने का वो नहीं मिलेगा ऑप्शन। और वहीं पे भरते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि गलत कुछ मत भर देना, क्योंकि बाद में डिलीट करने का टाइम भी आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे, जिसमें हम रहने वाले आपको प्रेफरेंस सिलेक्शन, ठीक है, कि प्रॉपर जो आपको यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन वगैरह है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से देख के फिल करना है कि आप वहाँ पे एलिजिबल हो कि नहीं। तो उसके लिए जो डीयू का ब्रोशर आया था उसमें चेक कर लेना जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो क्या उसके सब्जेक्ट के पेपर आपने दिए भी थे कि नहीं। जैसे स्टैट्स की बात करते हैं ना, उसमें आपको प्रॉपर एग्जाम देना होना चाहिए, इकोनॉमिक्स इन सब का, तो ये एक बार चेक कर लेना। जैसे बीकॉम के लिए आपको क्या है यहाँ पे आपका कि एक आपका यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए, फिर 2 आपके यहाँ पे जो डोमेन 2 के सब्जेक्ट थे वो होने चाहिए, फिर यहाँ पे कई बार जीएटी भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार जीएटी की जरूरत भी नहीं है, तो ये भी आपको कॉम्बिनेशन अच्छे देखना पड़ेगा। एंड वो एग्जाम आपने दिया ही नहीं दिया उस सब्जेक्ट के लिए, वो भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया प्रॉपर। बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, एक बार आप वो कर लोगे, फिर लॉकिंग का ऑप्शन आएगा। एंड जब आपके राउंड, ये लॉकिंग क्या है आपकी, बेसिकली आपने कह दिया कि मेरे लिए लॉक मैंने कर दिया यहाँ पे लॉक, इसके बाद यहाँ पे मुझे चेंजेस नहीं करने, तो ये आपका लास्ट ऑप्शन लॉक रहने वाला है। जैसे वो आप कर लोगे फिर यहाँ पे डीयू बाद में एक, इससे कुछ ज्यादा मतलब मत रखना, सिमुलेटेड रैंक है आप यहाँ पे। डीयू बस ये बताएगा कि इस कोर्स के लिए इतने बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक है, इस कोर्स के लिए इतने बच्चों ने अप्लाई किया। अब आप कंफ्यूज मत होना, जैसे हो सकता है कि इंग्लिश ऑनर्स में आप देख लो कि 2 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि 2 लाख बच्चे कॉम्पिटिशन में नहीं। हो सकता है कि भाई आप भी तो ये करने वाले हो ना कि भाई आपको करना बीकॉम ऑनर्स है, लेकिन आपने बैकअप के लिए मैंने इंग्लिश भर दिया, वो भर दिया, वो भर दिया, लेकिन अगर आपको बीकॉम मिल गया तो आप वहाँ कॉम्पिटिशन से हट जाओगे ना। सेम ही होने वाला है, तो घबराना बनी बाद में, मैंने आपको पहले बता दूंगा ये चीज है, ठीक है, क्योंकि 4 साल से हम गाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पे आइडिया है हमें कि किस बात से आपको यहाँ पे टेंशन लेनी है और किस बात की टेंशन आपको नहीं लेनी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे एक बार आपका प्रॉपर फॉर्म फिलिंग अब आपके यहाँ पे खत्म हो गई। अब आपकी साइड से कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे डीयू आपको देने वाला काम क्या देने वाला है कि भाई अब वो राउंड से निकालेगा कि भाई आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब हम बताने वाले हैं आपको कि राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला, राउंड 2 में आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला, या फिर उसके आगे जो भी राउंड होंगे उसमें आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला। तो ये आपको पता चलेगा आपके फेज 3 के अंदर, जिसमें प्रॉपर आपका एलोकेशन आपको यहाँ पे होने वाला है। एंड जैसे कि मैंने बताया आपको, इसके लिए प्रॉपर डेट शीट आएगी जिसमें आपको प्रॉपर राउंड लिखे होंगे कि पहले कितने राउंड आने वाले हैं, एंड बाद में जब सीट बचती है तो और राउंड यहाँ पे आपके आते रहते हैं। एंड मान के चलो कि यहाँ पे भी आपका इस बारी 3 राउंड आएंगे, फिर स्पोर्ट राउंड आएगा, फिर स्पोर्ट राउंड 1 आएगा, फिर स्पेशल राउंड आएगा, फिर वहां पे स्पोर्ट राउंड 4, 5 भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे ही आपका आएगा प्रॉपर ये एलोकेशन रूल वगैरह, इसको आपको अभी ध्यान नहीं देना। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है। शेड्यूल आप चेक करते रहना ताकि आपके दिमाग में हो कि आप यहाँ पे क्या चीजें कर रहे हो एंड क्या क्या आपको यहाँ पे राउंड्स में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मान के चलो राउंड में जब आपको आउट होगा, आपको कॉलेज मिल गया, तो आपको कुछ टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे उस कॉलेज के लिए फॉर्म की फीस भरनी पड़ेगी, कॉलेज की फीस भरनी पड़ेगी, एंड साथ ही में यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको यहाँ पे कॉलेज को सबमिट करना होगा। सो मेक श्योर करने के शेड्यूल को यहाँ पे आपको अच्छे से देखते रहना, ठीक है। एक बार आप ये कर लोगे, इसके बाद यहाँ पे बाद में जब आपका एडमिशन मतलब कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा तो आपके पास ऑप्शन रहता है उसको एक्सेप्ट करने का और उस एडमिशन को कैंसिल करने का। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ड्यू मिल रहा होगा तो आप एक्सेप्ट करोगे। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास में, ठीक है। ये प्रॉपर होगा, यहाँ पे कॉलेज अप्रूव करेगा, ठीक है, ये सब चीजें होने वाली है, ठीक है। ये सब चीजें कॉलेज के ऊपर है, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना। बस हाँ, आपको मेल चेक करते रहना कि कहीं कॉलेज ने कोई क्वेरीज तो नहीं रेज की। जैसे कि मान के चलो कई बार होगा इस केस के अंदर, जो ओबीसी वाले बच्चे हैं जिन्होंने पुराना सर्टिफिकेट दिया था, उनसे वो बोलेंगे कि भाई नया सर्टिफिकेट दे दो। वो कैंसिल नहीं करते, पहले मांगेंगे आपसे कि नया सर्टिफिकेट दे दो। जब आप नया दे दोगे तो वहां पे वो आपका अप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे अप्रूव होने के बाद और रिजेक्शन होने के बाद दोनों ऑप्शन आपके पास देने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो आपके पास फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको कॉलेज की जो भी फीस होती है और अपने अकाउंट में मान के चलो कि यार 10,000 से लेकर के 30,000 तक रख लेना, क्योंकि इतनी फीस रहती है ड्यू की, उससे ऊपर फीस नहीं जाती आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रॉपर ये चीज होने के बाद आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ पे प्रॉपर एक और ऑप्शन आएगा आपके पास यहाँ पे राउंड 1 के बाद आपको यहाँ पे फ्रीज का और अपग्रेड का।
फीस का मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि कई बच्चों को यहाँ पे उनके पसंद का कॉलेज मिल जाएगा, जैसे कि मान के चलो कोई बीकॉम का अच्छा है, उसको पहले राउंड में एसआरसीसी मिल गया, तो ऑब्वियसली बात है भाई आगे के राउंड में करेगा क्या वो, क्योंकि उसका नंबर 1 कॉलेज ही एसआरसीसी था, वो उसको मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो फ्रीज कर सकता है। लेकिन मान के चलो किसी बच्चे को मिला है, उसने 100 प्रेफरेंस कॉलेज भरे थे, लेकिन उसको मिल गया 50वें नंबर के कॉलेज, 50 नंबर पे जो कॉलेज उसने भरा था वो मिल गया। अब उसके पास ऑप्शन है आगे राउंड के अंदर कि भाई उसके हो सकता है कि सेकंड राउंड में उससे बेटर कॉलेज मिल जाए, तो वो बच्चा क्या करेगा यहाँ पे आपका, वो बच्चा यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक करेगा, ताकि यहाँ पे जो उसके पास आगे चांसेस हो वो आपके पास बना रहे कि हाँ भाई हो सकता है सेकंड राउंड में आपको 48 नंबर वाला कॉलेज मिल जाए, या हो सकता है कि थर्ड राउंड में आपको सीधा 30 नंबर वाला कॉलेज मिल जाए, तो ये आगे पॉसिबल होता है। सो मेक श्योर करना है कि जिनको भी यहाँ पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है वो आपको यहाँ पे अपग्रेड ही करे, ज्यादा बेटर है, आगे आपके पास चांसेस रहेंगे आपको अच्छे कॉलेज मिलने का। ठीक है, ये सब होने के बाद यहाँ पे प्रॉपर और राउंड आएंगे, एंड ये मैंने आपको बता दिया अपग्रेड और फ्रीज क्या होने वाला है, एंड इसके बाद प्रॉपर आपका इस तरह से रहने वाला है। बाद में आपके पास ऑप्शन होगा, अगर आपका एडमिशन नहीं लेना तो कैंसिल कर सकते हो, लेना है तो आपके पास आगे स्टेप बढ़ने का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है आपका फेज 1, फेज 2 और फेज 3 यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस फेज 3 तक, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे भी आप फ्री काउंसलिंग हमसे ले सकते हो। बाकी मैंने जैसे कि आपको मैंने वादा किया यहाँ पे आपका हर कोर्स के लिए, जैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीकॉम प्रोग्राम के लिए, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए प्रॉपर यहाँ पे जो प्रेफरेंस फिलिंग है, जितने कॉलेज यहाँ पे करवाते हैं और उनकी रैंकिंग क्या रह सकती है, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे गाइड करूंगा। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आप कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई इसको आपको एक तरह से मान के चल रहा है कि कम से कम आपको, जैसे पॉलिटिकल साइंस है भाई 50-60 कॉलेज करवाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट दे दूंगा ये करवाते हैं और मेरे हिसाब से ये रैंकिंग रहने वाली है। हो सकता है कई बच्चों के लिए जो बीच की रैंकिंग है थोड़ा बहुत चेंज कर दे, एक दो ऊपर नीचे करके, बस बाकी आपको एक बेस मिल जाएगा कि हाँ भाई किसको आपको मान के चल रहा है। ये चीज आपको बहुत जल्द आने वाली है। इस वीक जैसे ही आउट होगा ना, उसके बाद मैं हर कोर्स के लिए रोज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा वेट करना है। जैसे ही आउट होगा आपको यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 आपका, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा फेज 2 के बाद ही आपको। ठीक है, अभी आपका फेज 1 आउट होगा, फिर फेज 2 में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे फेज 2 आउट होगा उसके बाद मैं प्रॉपर आपके प्रीफेस में ले आऊंगा। अभी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अभी बहुत टाइम होने वाला है यहाँ पे एडमिशन आपको कंप्लीट होने में। प्रॉपर आपको एक बात मैं बोलूंगा, पेशेंस रखना है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जो है डीयू का ये काफी लंबा चलने वाला है। तो यहाँ पे अपने पास एक बैकअप ऑप्शन भी रख लेना किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्योंकि डीयू में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब यहाँ पे आप पुरानी यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया होगा वहां से आप विड्रॉ करवा पाओगे। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि बैकअप ऑप्शन आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये प्रॉपर आपकी जो स्पोर्ट राउंड वगैरह ये आपको बाद में प्रॉपर समझाऊंगा, क्योंकि ये अभी जो है राउंड 1 के बाद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर कि यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आप यहाँ पे बने हुए हो तो, और बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।